dear students, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे, अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं आप लोगों के, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट लेने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट मीन्स हमारा पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि शब्द से ही, टॉपिक से ही, हेडिंग से ही हमको पता लग रहा है कि पाठ का नाम क्या है, हमारा एनवायरनमेंट। तो आप हमारे पर्यावरण के बारे में क्लास फर्स्ट से ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कंटिन्यूअसली आप अपनी बुक्स में पर्यावरण के बारे में पढ़ते हुए आप आ रहे हो। तो उन चीज़ों को आप रिकॉल करिए, अपने माइंड में सोचने की कोशिश करिए अपने माइंड में कि पर्यावरण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे पर्यावरण को बनाती है, क्या क्या चीज़ें मिलकर हमारे पर्यावरण को बनाती है, कैसे हमारा पर्यावरण बनता है, पर्यावरण का संगठन क्या है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सजीव चीज़ें, निर्जीव चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलकर हमारा पर्यावरण बना रही थी। इनके बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन अब क्लास 10th में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा विस्तार से। लगभग पर्यावरण के बारे में आप सबको बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें मालूम है, लेकिन अब हम क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। तो क्लास 10th में चीज़ों को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी आप सबकी बड़ी क्लास है। तो हमें अच्छी तरीके से पर्यावरण को समझना चाहिए, पर्यावरण के बारे में पढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यस, रेडी हो जाइए और हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और टुडे इज माय लेक्चर नंबर फर्स्ट, ओके, ऑन दिस टॉपिक अवर एनवायरनमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, so let's ready to read this chapter, okay, और make sure that you have your notebook and pen at this time। आप के पास निश्चित रूप से आपका नोटबुक और पेन होगा, नहीं है तो आप ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास नोटबुक और पेन है, क्योंकि आप लोग अपने नोट्स खुद बनाने जा रहे हो अपने हाथों से वीडियो के साथ साथ। जिन भी चीज़ों को हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे उनको आपको अपने नोटबुक में उतारना है और ट्राई टू रिमेंबर दोज थिंग्स, ओके, बिकॉज दोज थिंग्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्पज एंड फॉर योर एंटायर स्टडी, ओके। यह चीज़ें आपके 10th के बाद भी काम आने वाली है, 11th में, 12th में और आगे आने वाली समय में भी ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम टॉपिक ही ऐसा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, हमारा पर्यावरण। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले नाउ वी शुड स्टार्ट अवर टॉपिक, अवर एनवायरनमेंट, एंड टुडे इज माय लेक्चर नंबर फर्स्ट, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने आपका चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण, ओके। तो अब जैसे ही ये शब्द हमारे कानों तक पहुंचता है, हमारे दिमाग इस चीज़ के बारे में रिकॉल करना प्रारंभ कर देता है कि पर्यावरण, हम इन चीज़ों के बारे में शुरू से ही, जब से आप पढ़ने लगे हो, क्लास फर्स्ट से ही आप लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो। हर क्लास में टीचर आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ाते हुए आ रहे थे। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ओके। तो देखिए, अब ध्यान से आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ अंडरलाइन करते हुए, एंड मैं चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलूँगा। उस समय आप लोगों को विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है, ओके। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आने वाले समय भी आप लोगों के बहुत काम आने वाला है डियर प्यारे बच्चों। लगने में ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन इसे यदि हम नेचुरल वे में समझने की कोशिश करेंगे, प्राकृतिक रूप से हम इसे हमारे नेचर से जोड़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओके। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिल और दिमाग में टॉपिक इस तरीके से फिक्स हो जाए
ताकि आप लोग नेचर के साथ इसको जोड़ सके और जैसे ही कोई आपसे पूछे या एग्जाम में आए आप तुरंत इसका आंसर दे सके बिना रटे। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्राय किया जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज़ों को, टेलीविजन पर आता रहता है पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, हम पर्यावरण को कैसे बचाएं। तो बार बार ये पर्यावरण जो शब्द है किसी न किसी रूप में हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से फिक्स है कि पर्यावरण क्या होता है। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं जंगलों को काट रहे हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वाहनों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नाना प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, लोगों द्वारा चर्चा की जाती है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण या वातावरण नहीं है जैसा कि पहले था, क्योंकि उस समय पर बहुत जंगल थे, चारों तरफ हरियाली थी, साधन इतने नहीं थे, वाहन इतने नहीं थे, फैक्ट्रियां इतनी नहीं थी, तो इतना वातावरण गंदा नहीं था उस समय पर। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि पहले का जो वातावरण था वो बहुत शुद्ध था, प्राकृतिक था, अच्छी सांस लेने वाला था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहे हैं। देखो, पर्यावरण की समस्या इतनी गंभीर समस्या है प्यारे बच्चों कि पर्यावरण से संबंधित वैश्विक सम्मेलन होते हैं, वैश्विक मीटिंगें होती है। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उनके प्रधानमंत्री, उनके पर्यावरण के जो हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं वे लोग इन मीटिंगों में जाया करते हैं, सभाओं में जाया करते हैं और पर्यावरण को कैसे बचाएं इस पर चर्चा करते हैं। यह तरीके से पर्यावरणों को बचाने की सभी सरकारों की एक मुहिम होती है कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अनोन्य क्रिया करते हैं और हम पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, पर्यावरण यदि अच्छा नहीं होगा तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, यदि जीव जंतु नहीं होंगे, जंगली जीव जंतु नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभदायक प्रभाव पड़ेगा, दूसरों जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पारितंत्र, इसके संगठक क्या हैं। शब्द आ रहा है प्यारे बच्चों पारितंत्र। क्या आ रहा है? पारितंत्र। पारी का मतलब होता है, देखो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। पारी का मतलब होता है चारों तरफ, तंत्र का मतलब चार, तंत्र यानी कि हमारे चारों तरफ का तंत्र। समझ में आ गए? जैसे ये हम हैं, ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी के चारों तरफ जहां पर पर्यावरण है, जहां तक वायुमंडल है, उस सभी चीजों को मिलकर पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, पारितंत्र यानी कि हमारे चारों तरफ का आवरण, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है, सजीव है या निर्जीव है और कैसे भी हमें प्रभावित कर रही है, तो वह सब हमारा पारितंत्र है। यह पारितंत्र किस किस से मिलकर बना होता है, वह कहलाता है उसका संगठक। ठीक है, देखिए सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनोन्य क्रिया होती है। जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में और भौतिक कारकों में लगातार एक दूसरे की अंतरक्रिया, अनोन्य क्रिया जिसे कहते हैं, होती रहती है। कैसे? हम जीव जंतुओं को जंगल में जाते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं, उन्हें मारते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, फिर वह लगाते भी हैं। तो इस तरीके से पत्थरों को, पहाड़ों को, बर्फ को, पहाड़ों को हम चीरते हैं। अभी पहाड़ों की वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगा है, तरह तरह के पुल बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, सुरंगें बनाते हैं। तो इस तरीके से हम भौतिक कारक जो हैं उनको भी प्रभावित करते हैं तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। देखिए, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। देखो, मोस्ट डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। पूछते हैं पारितंत्र किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र के सभी जीव जंतु और वहां के सभी सजीव और निर्जीव संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र
अतः एक पारितंत्र के सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। जैसे भौतिक कारक, ये अजैव घटक होते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक कारक अजैव होते हैं, यानी कि ये निर्जीव घटक होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रकृति को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इन कारकों को भौतिक कारक कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं वह भौतिक कारक, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक होते हैं। और जैविक घटक कौन कौन से हैं, देखिए दो तरह के घटक होते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक घटक जो कि निर्जीव घटक होते हैं। कौन से होते हैं, निर्जीव घटक होते हैं प्यारे बच्चों। इनमें क्या आ जाते हैं, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सभी भौतिक घटक में आ जाते हैं। ठीक है, कंकर, पत्थर, ठीक है, पानी निर्जीव घटक है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सभी भौतिक घटक होते हैं। और इसके अलावा कहलाते हैं जैव घटक, जिसमें आ जाते हैं सभी सजीव, छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़े से बड़ा जीव, छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से बड़ा पौधा। जीव कैसा भी हो सकता है, वह इंसान हो सकते हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, कोई से भी, ये सब जैविक घटक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो समझ में आया। पर्यावरण के घटक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पर्यावरण के घटक दो तरीके से, अजैव घटक और जैव घटक। इन्हें अजैव घटक भी कहते हैं प्यारे बच्चों। भौतिक घटक को कौन से घटक भी कहते हैं, अजैव घटक। तो नंबर 1 अजैव घटक, नंबर 2 जैव घटक। दो तरह के घटक होते हैं पर्यावरण के घटक, पूछ सकते हैं। पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के घटक होते हैं, अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक जिन्हें भौतिक घटक भी कहते हैं, निर्जीव घटक अजैव यानी निर्जीव। और ये कौन कौन से होते हैं, ताप, वायु, मृदा, खनिज, कंकड़ पत्थर, वर्षा, वर्षा मीन्स पानी आ गया अब इसमें। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी जो निर्जीव जो घटक होते हैं वह अजैव घटक कहलाते हैं और पर्यावरण को बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा आता है जैविक घटक। सभी सजीव, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई सा भी जीव जंतु, या चाहे जल में रहता हो, पृथ्वी पर रहता हो, उभयचर हो, नभचर हो, जो हमें दिखाई न देते हो, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब चीजें जैविक घटक में आते हैं प्यारे बच्चों। हम आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे, मेंढक, कीट, पक्षी, जंतु दिखाई देंगे। ये सभी जीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये कोई एक को खा रहा है, कोई दूसरे को खा रहा है, सब एक दूसरे पर इस तरीके से डिपेंड है। हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो हम भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वनस्पति पर निर्भर हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर जीव जंतु एक दूसरे पर, हर सजीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर है। इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। सजीवों की हर घटना भौतिक घटकों के द्वारा भी प्रभावित होती है। हर सजीव एक दूसरे से प्रभावित तो होता ही है, लेकिन हम भौतिक घटक के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। जैसे ताप का कम हो जाना, सर्दी हो जाती है, सर्दी आ जाती है तो हमारी दिनचर्या चेंज हो जाती है, ठंड जुकाम हो जाता है, पानी बर्फ बन जाता है। ताप का तेज हो जाना, हवा का तेज या कम चलना, ठीक है, ताप तेज हो जाता है तो फिर क्या होता है, बर्फ पानी बन जाता है और हमारी गतिविधियां अलग तरीके से संचालित होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी सजीव भौतिक जो अजैव घटक है उनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है। इसी प्रकार हर सजीव दूसरे सजीव से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है। अतः एक बगीचा
एक पारितंत्र है। बगीचा क्या है? एक पारितंत्र है। देखो बगीचे में क्या होते हैं? पेड़ पौधे, फूलों के, फलों के और कई नाना प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जिनमें मृदा भी अजैव घटक, मिट्टी में उगे हुए हैं, मृदा आ गई, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म कीड़े मकोड़े हैं वह आ गए, पशु पक्षी जो बाग बगीचों के पेड़ों पर रहते हैं, उनकी टहनियों पर रहते हैं, फूल पर तरह तरह के जो कीट होते हैं, भ्रमर होते हैं, वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक तंत्र में विभिन्न प्रकार के सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से बगीचा एक पारितंत्र है। इसी तरीके से तालाब एक पारितंत्र है। तालाब में देखिए जलचर होते हैं, उसमें पेड़ पौधे भी उगे हुए रहते हैं, जल के पेड़ पौधे, उनमें जल के अंदर तरह तरह के जीव जंतु होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसी तरीके से तालाब भी एक पारितंत्र है। उसी तरीके से घास का बागान एक पारितंत्र है। उसी प्रकार से नदी भी एक पारितंत्र है। तो इस तरीके से अलग अलग पारितंत्र होते हैं, जिनमें खुद का अपना एक सिस्टम होता है। जीव जंतु, सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वन, तालाब, झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित पारितंत्र हैं। पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक पारितंत्रों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक पारितंत्र कौन कौन से हो गए प्यारे बच्चों? वन, तालाब, झील पारितंत्र के प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा, खेत मानव निर्मित पारितंत्र हैं। कौन से निर्मित पारितंत्र हैं? ये मानव निर्मित पारितंत्र हैं। कौन कौन? बगीचा और खेत, क्योंकि इनको मानव निर्मित करते हैं प्यारे बच्चों। कौन निर्मित करता है? मानव निर्मित करते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? इस तरीके से सजीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक किस किस में बांटा गया है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है? जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। पूछ सकते हैं आपसे, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, कौन कौन से घटक? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। किसे बांटा गया है? जैविक घटक को बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम पढ़ेंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों के बारे में। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें कि हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण करते हैं। ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्या क्या बनाते हैं? स्वयं शर्करा यानी कि चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं और मांड यानी कि स्टार्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। ऐसे जीव कौन हैं जो खुद शुगर और स्टार्च बनाते हैं, शर्करा और स्टार्च बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। ऐसे कौन है? ऐसे हरे पौधे हैं। केवल इस पृथ्वी पर केवल हरे पौधे ही ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शुगर और मांड का निर्माण करते हैं। और अंततः सभी जीव जंतु डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्हीं पौधों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए उत्पादक किन्हें कहते हैं? पौधों को उत्पादक कहते हैं। किन्हें कहते हैं? पौधे, किसी भी प्रकार का पौधा हुआ वो, उन्हें उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इनमें और इसी वर्ग में आते हैं और उत्पादक कहलाते हैं। जिनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने की उनमें क्षमता होती है। प्रकाश की उपस्थिति में
और वायु की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? शर्करा बनाते हैं, मांड बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। उन्हें उत्पादक कहते हैं। पूछ सकते हैं कि उत्पादक किसे कहते हैं? क्या उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक किसे कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा व मांड का स्वयं निर्माण करते हैं। उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है इसके? सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल। ठीक है, उत्पादक कौन है? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा व मंड का स्वयं निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल क्या कहलाते हैं? उत्पादक। छोटे से छोटा पेड़ पौधा हुआ, वो कोई सा, चाहे बड़े से बड़ा वृक्ष हुआ, ये सब उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक की परिभाषा अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? उत्पादकों पर। सभी जीव अपने निर्वाह हेतु, यानी कि सभी जीव अपना जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? इन पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा उत्पादक। उत्पादक कौन? सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल। ठीक है, इसके बाद आता है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की परिभाषा होती है जो किसी चीज को खाते हैं या जो किसी चीज का उपयोग करते हैं। तो हम उपयोग किसका करते हैं? इन्हीं पेड़ पौधों का। सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। दूसरे जंतु, जंगली जीव जंतु, खरगोश हो गया, ठीक है, बकरी, गाय, भैंस और भी नाना प्रकार के जीव जंतु हैं जो इन्हीं हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। अब आप कहेंगे शेर क्या कहलाएगा? शेर डायरेक्ट घास नहीं खा रहा है, लेकिन शेर खरगोश को खाता है और खरगोश घास खाता है। इसलिए शेर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसका उपयोग कर रहा है? उत्पादकों का ही उपयोग कर रहा है। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों को नहीं खाता है, लेकिन वह उन जानवरों को खाता है जो हरे पेड़ पौधों को खाता है। इसलिए शेर भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऐसे सभी जीव जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उनको खाते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता की परिभाषा ही यही है कि कोई किसी चीज का उपयोग करता है तो उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, उपयोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो सभी सजीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड है? हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड है, फूल पौधों पर डिपेंड है, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जिसमें शाकाहारी भी आ गए, जिसमें मांसाहारी भी आ गए। ठीक है, ये देखिए, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। मोस्ट है प्यारे बच्चों, इसे अच्छी तरीके से लर्न करना है। मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, उपभोक्ता को अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, शाकाहारी उपभोक्ता और नंबर 2 मांसाहारी उपभोक्ता।
और एक और बांट देते हैं इसको सर्वाहारी उपभोक्ता। 3 प्रकार के उपभोक्ताओं में। उपभोक्ता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब शाकाहारी किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी। मांसाहारी उपभोक्ता जो उन पशु पक्षियों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जैसे शेर। शेर किसको खाया? खरगोश को। खरगोश क्या है? शाकाहारी। ठीक है, तो इस तरीके से मांसाहारी किसी को भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल वो शाकाहारी को ही खा रहे हैं, लेकिन वो कहलाते मांसाहारी ही हैं। सर्वाहारी ऐसे जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, ये सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? एक जल जीवशाला है आपके पास जिसमें मछलियां हैं और दूसरे पेड़ पौधे रखे हुए, उसमें कुछ दूसरे जलीय जीव जंतु भी है। यदि उसको साफ करना छोड़ दें और वो उसमें मर जाएं तो फिर क्या होगा? ये कभी आपने देखा भी होगा, और फिर सोच कर देखिए क्या होता है। क्या होता है जब कोई जीव मरता है? देखिए क्या होता है, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, यानी कि उनकी सफाई का काम कौन करता है? उन्हें सड़ाता गलाता कौन है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव। कौन? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों पर ही डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? मृत जीवों पर ही डिपेंड करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहलाते हैं। अंडरलाइन कर, हाईलाइट करेंगे इसको हम। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत अवशेषों का ही अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतु एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ता है यदि अपघटन नहीं होगा? कोई जीव जंतु, जैसे आपने देखा होगा, आप रोड से गुजर रहे हैं या गाँव में हैं आप लोग, कोई जानवर मर जाता है और कुछ दिन 15-20 दिन पश्चात अपने आप ही वो वहाँ पर उसका सब कुछ गायब हो जाता है, केवल अस्थि पंजर बचा हुआ रहता है, पूरा मांस गायब हो जाता है उसका। उन्हें क्या करते हैं ये सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, जीवाणु और कवक क्या करते हैं? उसकी चमड़ी का, उसके मांस का, उसके ब्लड का, हर कोशिका का अपघटन करते हैं, अपमार्जन कर देते हैं, और अपमार्जन करके वह चीज काय में मिल जाती है? मिट्टी में मिल जाती है, और बाहर क्या रह जाता है? केवल हड्डियों का अस्थि पंजर बचा हुआ रह जाता है। और यह मिट्टी में ये दूसरे अवशेष जो भी कार्बनिक अवशेष थे वो सब कहाँ चले जाते हैं? अपघटित होकर मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों द्वारा उनका उपयोग कर लिया जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अपघटक। यह हमने पढ़े थे, देखो जैव घटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादक पढ़ लिए हमने, उत्पादक पढ़ लिए हैं, उपभोक्ता पढ़ लिए हैं, और अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो मृत जीवों का अपमार्जन करते हैं। किनका? मृत जीवों का अपमार्जन करते हैं और कार्बनिक जो जटिल पदार्थ होते हैं उनके सरल पदार्थों में अपघटित करके उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं और पौधों द्वारा उनका उपयोग कर लिया जाता है। इन्हें अपघटक कहते हैं। जीवाणु, कवक, ये सब अपघटक कहलाते हैं। अब देखिए एक क्रियाकलाप आ रहा है, पूछ रहा है कि इनकी अनुपस्थिति में इनकी किनकी? अपघटक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यदि इनकी अनुपस्थिति हो जाए तो मृत जीव एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्यारे बच्चों, यदि अपघटक नहीं होंगे, ये सूक्ष्म जीव, जीवाणु, शैवाल, इस तरीके से कवक नहीं होंगे, तो फिर ये मृत जंतु ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनका अपघटन नहीं होगा। चारों तरफ इन मृत जीव जंतुओं का अंबार लग जाएगा, मृत जीव जंतुओं का अंबार लग जाएगा। इनका अपघटन केवल इन सूक्ष्म जीवों, कवक, जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम
आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल। आहार श्रृंखला, नाम से ही पता चल रहा है आहार श्रृंखला, यानी कि भोजन की श्रृंखला, एक दूसरे पर डिपेंड है जीव जंतु सारे के सारे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर ये वृक्ष हैं, इन हरे वृक्षों को ये हिरण खा रहा है और हिरण को ये लॉइन खा गया है, टाइगर खा गया है। ये देखिए अब बी चित्र में देखिए, ये घास है, ये टिड्डा घास को खाता है, इस टिड्डे को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया, सांप को ये गिद्ध बाज खा गया। इसी तरीके से ये देखिए, ये भी वनस्पति है, जीव पेड़ पौधे हैं, इसको बिच्छू खा गया, बिच्छू को मछली खा गई, मछली को ये बगुला खा गया। इस तरीके से एक खाद्य जाल होता है हमारे पर्यावरण में। हर जीव जंतु डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे पर डिपेंड है। कौन किसको खाता है, कौन किसको भोजन के रूप में उपयोग करता है, ये जो चक्र है इसी को ही आहार श्रृंखला या खाद्य जाल कहते हैं। देखिए क्रियाकलाप 15.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला, यानी कि हर जीव एक दूसरे पर डिपेंड है एक सर्टेन नंबर पर, तो एक आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। जैसे एक पोषी स्तर ये है, एक पोषी स्तर ये है, एक पोषी स्तर ये है। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। ये स्वपोषी या उत्पादक जिनको कहते हैं, उत्पादक किनको कह रहे थे, हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्रथम पोषी स्तर। क्या कहलाते हैं, प्रथम पोषी स्तर। हरे पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। तथा सौर ऊर्जा स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। यह सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि सौर की जो एनर्जी होती है उसे कहाँ पर, अपनी फूल पत्तियों में एब्जॉर्व कर लेते हैं, शुगर बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं और एनर्जी के रूप में उसको स्टोर कर लेते हैं। उसी एनर्जी को पेड़ पौधों के द्वारा दूसरे जीव जंतु प्राप्त करते रहते हैं। हम खाते हैं, गेहूं की रोटियां खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि इनमें सूर्य की एनर्जी है, वह भोजन के रूप में इसमें स्टोर हो गया है। फूल पत्तियों में, सब्जियों में सूर्य की एनर्जी किसमें स्टोर हो गई, इन फूल पत्तियों में, फल में, इनमें स्टोर हो गई है और इसी को हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं। हर जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनको खाता है, हर प्रत्येक स्तर पर। इसी तरीके से ठीक है, तो उत्पादकों का उपयोग कौन करता है, उपभोक्ता करते हैं। कौन करते हैं, उपभोक्ता करते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषी। देखिए अब ये द्वितीय पोषी स्तर कहला, ये हिरण है। प्राथमिक पोषी स्तर कौन हुआ, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, उत्पादक। अब आता है उपभोक्ता, ये प्रथम उपभोक्ता है इसका। ये क्या है, प्राथमिक पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर हो गया। अब द्वितीय पोषी स्तर कौन कहलाएगा, यह है, ये कहलाएगा द्वितीय पोषी स्तर। ये हिरण क्या है, द्वितीय पोषी स्तर हो गया है। अब हिरण को कौन खा रहा है, ये टाइगर, ये तृतीय पोषी स्तर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पोषी स्तर बनते जाते हैं, एक के ऊपर एक डिपेंड होते हैं। ठीक है, फिर यह जब टाइगर मर जाएगा तो इसे कौन खाएगा, अपघटक। टाइगर मरेगा ना तो उसे कौन खाएगा, उसका अपघटन कौन करेगा, अपघटक करेगा। ठीक है, तो ये चतुर्थ पोषी स्तर हो जाता है, जिसे अपघटक भी कहते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषी स्तर। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय पोषी, तीसरे पोषी स्तर। तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता, चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से देखिए अब यहाँ बी वाले को देखेंगे,
ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक पोषी स्तर, ठीक है। और ये क्या कहला रहा है, द्वितीय पोषी स्तर, और ये तृतीय पोषी स्तर, और ये है चतुर्थ पोषी स्तर, और ये पंचम पोषी स्तर, इस तरीके से। और इसके बाद में जब ये मर जाएगा तो कौन खाएगा इसको, अपघटक, ठीक है। इस तरीके से एक खाद्य जाल बना हुआ है, एक के बाद एक पोषी स्तर बना हुआ है। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से ही तो ऊर्जा मिलती है हमको। जो भी हम कार्य करते हैं वो किसकी ऊर्जा से करते हैं, इस भोजन की ऊर्जा से ही करते हैं। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा सिस्टम है यह ऊर्जा पर डिपेंड है, और ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होती है, और इसी ऊर्जा से फिर उनके दैनिक कार्य होते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं, स्वपोषी का मतलब हरे पौधे, याद रखना है। स्वपोषी का मतलब सभी हरे पौधे। ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। स्वपोषी सौर ऊर्जा में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। देखो कहाँ तक जा रही है, अपघटकों तक जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक होते हुए अपघटकों तक पहुंचती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण की ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का कुछ भाग अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है, यानी कि निकल जाती है वह ऊर्जा। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा यह पाया गया है कि ये देखिए एक पोषी स्तर का पिरामिड बना रखा है। ये पिरामिड है, ये क्या है, ये पिरामिड किसका, पोषी स्तर का। तो देखिए पोषी स्तर का जो पिरामिड है यह त्रिभुज की तरह का होता है। क्या होता है, याद रखना, पूछ सकते हैं कि पोषी स्तर का पिरामिड कैसा होता है, त्रिभुज की तरह होता है, जिसमें सबसे नीचे कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं। देखिए उत्पादक की मात्रा देखिए, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा आधार है ये इसका, यानी कि इस धरती पर सबसे अधिक मात्रा किसकी है, कौन से पोषी स्तर की है, उत्पादक, ठीक है। कौन सी स्तर की है, उत्पादक की है। उसके बाद कौन आ जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक जो केवल किसको खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी कि इन उपभोक्ताओं को खाते हैं। उपभोक्ता भी तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। देखिए अब प्राथमिक उपभोक्ता आ गए। ये प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। इस तरीके से ये पोषी स्तर का पिरामिड है और आपसे बोर्ड एग्जाम में बनवाया जा सकता है, पूछा जा सकता है आपको कि पोषी स्तर का पिरामिड चित्र बनाइए, तो आपको ऐसा चित्र बनाना है। तो देखिए अब एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है करते हैं। यानी कि सूर्य की एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा, पत्तियों को जो भी सौर ऊर्जा मिलती है उनमें से केवल 1% ऊर्जा ही भोजन के रूप में स्टोर होती है उन पत्तियों में, उन पेड़ पौधों में। कितना परसेंट, केवल 1% ऊर्जा किसके रूप में स्टोर होती है, भोजन के रूप में स्टोर होती है। जब हरे पौधे
प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा खाए जाते हैं। हरे पौधे कौन के द्वारा खाए जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि फर्स्टली शाकाहारी, जैसे खरगोश हो गया है, टिड्डा हो गया है, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन और विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि में एवं जनन में हो जाता है। अब प्राथमिक उपभोक्ताओं ने क्या खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने क्या खाया? हरे पेड़ पौधे खाए। तो उसकी अधिकतर जो ऊर्जा है उसके कार्य करने में खर्च होगी। जो भी जैविक कार्य कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, जनन कर रहा है, जैव विकास कर रहा है। ठीक है, तो इसमें खर्च होगी। और खाए हुए भोजन की, जो भी भोजन वो खाएगा उसका केवल 10% ही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम खरगोश का, खरगोश जितना भी घास फूस खाएगा उसमें से ऊर्जा के रूप में केवल 10% ही खरगोश में बचता है। कितना परसेंट? 10%। इस तरीके से हर पीढ़ी से केवल जैसे सपोज करते हैं ये 100% सूर्य की एनर्जी है और ये फूल पत्ती पर गिरी, पेड़ पौधों पर, तो इसका केवल 1% ही भोजन बन पाता है। कितना परसेंट? 1%। अब इसको खाया किसने? खरगोश ने। अब इस 1% का 10% ही इस खरगोश में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इस खरगोश को किसने खा लिया? किसी बड़े जानवर ने इसको खाया, जैसे शेर ने खा लिया। तो अब 1% का 10% इसमें एनर्जी है, अब उसका भी 10% इसमें जाएगा शेर में। किसमें जाएगा? शेर में। तो ऊर्जा की मात्रा लगातार इनमें कम होती जाती है। इसलिए जो जितना बड़ा उपभोक्ता होता है उसको बार बार भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें जो वो खा रहा है उसमें ऊर्जा की मात्रा कम जा रही है। खा तो ज़्यादा रहा है लेकिन उसमें ऊर्जा की मात्रा कम जाती है। केवल 10% ही ऊर्जा की मात्रा अगले उपभोक्ता में जाती है। तो देखिए, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, यानी कि एनर्जी में बदल पाता है, तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। हर स्तर पर केवल उसका 10% ही जाता है। इस तरीके से जब हम पोषी स्तर में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा की मात्रा लगातार कम होती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है। कितना परसेंट पहुंचता है? केवल 10% ही अगले पोषी स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की मात्रा बहुत कम उपलब्ध हो पाती है। केवल 10% ही ऊर्जा अगले उपभोक्ता को जा रही है, यानी कि लगातार कम ऊर्जा उसमें जा रही है। ऊर्जा कम जा रही है इसलिए उनको बार बार खाना पड़ता है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। कौन से पोषण स्तर पर? निचले पोषी स्तर पर, यानी कि जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक पोषी स्तर है। प्राथमिक पोषी स्तर किसको कहते हैं? हरे पेड़ पौधे। तो इस धरती पर हरे पेड़ पौधों की संख्या सर्वाधिक होती है। उसके बाद में आ जाता है द्वितीय पोषी स्तर, जैसे खरगोश वगैरह ऐसे शाकाहारी, तो उनके बाद इनकी संख्या कम होती है। उसके बाद उनको खाने वालों की संख्या कम होती है। उसके बाद उनको खाने वालों की संख्या सबसे कम होती है। फिर बाद में सबसे कम संख्या होती है, जैसे शेर की संख्या कितनी कम होती है। ठीक है, तो यही बताया गया है इसमें कि सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है।
अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। उत्पादकों की संख्या धरती पर सर्वाधिक होती है। उसके बाद संख्या किसकी? प्राथमिक उपभोक्ता की, फिर द्वितीय उपभोक्ता की, फिर उससे कम तृतीय उपभोक्ता की हो जाती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव की 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों की आहार श्रृंखला बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, यानी कि एक को कोई भी खा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, ये चूहा है, ये चूहा देखो किस किस के द्वारा खाया जा रहा है। ये बिल्ली के द्वारा खाया जा रहा है। ये देखो ये यहाँ पर ये बाज द्वारा खाया गया, और फिर ये सांप के द्वारा भी खाया गया। तो एक उपभोक्ता किसी दूसरे उपभोक्ता के द्वारा खाया जा सकता है, तो इसी को ही खाद्य जाल कहते हैं। एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। मोस्ट प्यारे बच्चों, इसे याद कर लेना कि आहार जाल किसे कहते हैं। ऊर्जा के प्रवाह चित्र से 2 बातें स्पष्ट होती है। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, किसके द्वारा? स्वपोषी। स्वपोषी कौन? पेड़ पौधे के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। स्वपोषी द्वारा जो ऊर्जा उपयोग कर ली जाती है, वह ऊर्जा वापस किसमें नहीं जाती है? सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। देखिए ये ऊर्जा आरेख का प्रवाह तंत्र बताया गया है आपको यहाँ पर। ऊर्जा एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र, यानी कि ऊर्जा कैसे जाती है। तो सूर्य देखे सबसे पहले, सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। उससे कम ऊर्जा का स्रोत कौन हो गए? उत्पादक, यानी कि हरे पेड़ पौधे। उसके बाद में शाकाहारी, उसके बाद में मांसाहारी, फिर शीर्ष मांसाहारी, जिनमें ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। जैसे ये विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी, प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता रहता है। यानी कि हर स्तर पर जो भी जीव जंतु अपना भोजन खाते हैं, उनमें से कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, और उनमें से केवल 10% ऊर्जा ही उनमें बची हुई रहती है, जो कि अगले पोषी स्तर तक जाती है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण ये है कि विभिन्न फसलों के रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है। ये रसायन यानी कि फसलों को किससे बचाते हैं? रोग से बचाते हैं, पीड़कों से बचाते हैं। इसलिए रोगनाशक और पीड़कनाशक प्रकार के जो रसायन होते हैं, हानिकारक रसायन, इनका उपयोग किया जाता है, और ये रसायन फिर बहकर जल या मिट्टी में होते हुए और जल स्रोत के साथ यहाँ पर चले जाते हैं, और मिट्टी से इन पदार्थों के द्वारा पौधों या जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण होता है, तथा जलाशयों से ये जलीय पौधे एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। ये केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं। कौन से? अजैव निम्नीकृत होते हैं। ये प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते हैं। यानी कि यह जो रसायन है, एक के बाद एक दूसरे को खाता है, तो यह रसायन भी एक जानवर से दूसरे जानवर में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अनायास ही जाते रहते हैं, क्योंकि
किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न, गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो केमिकल मिट्टी से होते हुए, जड़ों से होते हुए पौधों में पहुंच जाते हैं और फिर जिनको हम लोग खाते हैं, हमसे एक दूसरे में पहुंच जाते हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंच जाते हैं। इनको केवल बाहर से धोकर दूर नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, अब इस तरीके से एक क्रियाकलाप आ रहा है। समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थों में पीड़क एवं रसायनों की मात्रा के विषय में प्राय ही समाचार छपते रहते हैं। कुछ राज्यों में इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इस प्रकार की रोक के औचित्य पर चर्चा कीजिए, यानी कि उन पर रोक क्यों लगाई गई है, इस पर चर्चा कीजिए अपने दोस्तों से। जितनी आप चर्चा करेंगे उतना टॉपिक आपको क्लियर होगा। आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या यह पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं? किन उपायों के द्वारा शरीर में पीड़कनाशियों की मात्रा कम की जा सकती है? चर्चा करिए इन बातों में कि पीड़कनाशी यानी कि रोगनाशी है, इनकी मात्रा हमारे शरीरों में कैसे कम की जा सकती है। फिर प्रश्न पूछा गया है, पोषी स्तर क्या है? बता दिया मैंने पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इसमें विभिन्न पोषी स्तर भी बनाना है। कोई सा भी आहार श्रृंखला का उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बगीचा पारितंत्र हो गया, इनके विभिन्न उदाहरण आप लिख सकते हैं। पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा। आप इनके उत्तर खोजेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए, अपने नोट्स बनाना है और लर्न करना है। तो जुड़े रहिए सफलता डिजिटल के साथ। यदि अच्छी तरीके से सफलता आपको प्राप्त करनी है, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से लर्न करनी है, तो बी स्टे विद अस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी इन आवर नेक्स्ट lecture. Okay, till then, good day, goodbye.